आफ्टरनून सॉरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। तो आज मैं आपकी हिंदी टीचर विनीता सिंह आपके लिए एक नया विषय, एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी छोटी सी 4 लाइंस के साथ अपने आज के विषय की, ताकि आपने सुबह से जो चीजें पढ़ी हैं उसमें आपको कुछ नयापन मिले। तो मेरी 4 लाइंस हैं। शब्द सुने हम वार, और वार का अर्थ होता है प्रहार। शब्द सुने हम वार, वार का अर्थ प्रहार। परि जुड़े जब वार में बन जाए परिवार। यहां पर ध्यान दोगे आप, मैंने क्या कहा? परि जुड़े जब वार में बन जाए परिवार, और रवि जुड़े जब वार में बन जाए रविवार। शब्द सुने हम वार, वार का अर्थ प्रहार। परि जुड़े जब वार में बन जाए परिवार, रवि जुड़े जब वार में बन जाए रविवार। ठीक है, तो यहां पर एक शब्द वार, इस वार को हम दो तरह से, दो अर्थ, यहाँ कह लीजिए इस छोटी सी 4 लाइन में हमने वार को 3 अर्थ दिए हैं। इसके 3 अलग अलग अर्थ हो जाते हैं कुछ शब्दों के मेल जोल से, कुछ शब्दों के जुड़ने से। और ये सारे शब्द हमने वार इस शब्द के पहले जोड़े हैं, वार की शुरुआत में ही इन शब्दों को जोड़ा है। तो इसे हम क्या कहते हैं हिंदी व्याकरण की भाषा में? उपसर्ग। ये हमारे हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस उपसर्ग को लेकर हम शब्दों के अर्थ, प्रारूप, सभी चीजों को बदल सकते हैं। और ये हमारा इंपॉर्टेंट ग्रामर है जो हमें पेपर में आता ही है। शब्द संपदा, इस टॉपिक के अंदर हमारा ये ग्रामर पूछा जाता है। पैसेज में से आपको या तो उपसर्ग वाले शब्द अलग करने को दिए जाते हैं, या फिर कुछ शब्द दिए जाते हैं जिनमें आपको उपसर्ग लगाना होता है। तो वो किस तरह से किया जाता है, उसका क्या नियम है, वो आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपकी अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। ओके, तो मैंने आपको बताया कि आज हम हिंदी ग्रामर में अपना एक टॉपिक लेंगे, और उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग को आप इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हो। और ये उपसर्ग जो है, उपसर्ग के जो शब्द होते हैं, शब्दों में उपसर्ग लगाना या शब्दों से उपसर्ग को अलग करना, इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले उपसर्ग क्या क्या होते हैं, उपसर्ग क्या है, और उपसर्ग शब्द से पहले आते हैं या बाद में, ये बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं। क्वेश्चन पेपर में जैसे ही उपसर्ग या प्रत्यय का कोई भी प्रश्न आया तो वो टीचर को यही पूछते हैं, टीचर इसको शब्द से पहले लगाना है या बाद में। तो उसके लिए आज एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि उपसर्ग शब्द से पहले आता है या प्रत्यय शब्द के बाद में। तो फिलहाल हमारा आज का टॉपिक है उपसर्ग। अब उपसर्ग की परिभाषा क्या है? तो उपसर्ग जो है वो हमेशा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। उपसर्ग, इस शब्द में ही अगर आप देखोगे तो उप और सर्ग, ये 2 शब्द हैं उपसर्ग में। जिस तरह से उपसर्ग या प्रत्यय काम करते हैं, यानी हमारे सामने जो शब्द दिया हुआ है उसमें हमें एक शब्द या शब्दांश या कह लीजिए कोई मात्राएं जोड़कर नए शब्द बनाने होते हैं। उसी तरह से ये उपसर्ग को भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो उपसर्ग में भी 2 तरह के शब्द हैं। पहला है उप, उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उप का अर्थ होता है समीप, समीप यानी पास में या साथ में, यानी किसी शब्द के पास या किसी शब्द के साथ कोई नया शब्दांश लगाना, वो होता है उपसर्ग। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना,
सृष्टि करना यानी निर्माण करना, यानी नया शब्द बनाना। संस्कृत और संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अव्यय या शब्द को उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत से जो भाषाएं उत्पन्न हुई है, जैसे हम जानते हैं संस्कृत हमारी मूल भाषा है, बाकी की जितनी भाषाएं हम अभी बोलचाल में यूज करते हैं या और भी जितनी अन्य भाषाएं हैं संस्कृत से रिलेटेड, वो सब संस्कृत से जन्मी हुई भाषाएं हैं। तो संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में इस तरह के जो हम शब्दांश जोड़कर शब्दों को नए अर्थ या नया रूप प्रदान करते हैं, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। अब इसको अगर आप अलग अर्थ में समझोगे तो यहाँ पर आता है कि शब्दांश उसके आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग जो है वो शब्द के आरंभ में लगता है, शब्द की शुरुआत में लगता है। तो शब्द से पहले या शब्द के आरंभ में कोई शब्दांश हम लगाकर उस शब्द के अर्थ को या उसके रूप को बदल देते हैं या उसमें विशेषता लाते हैं, एक नई विशेषता प्रदान करते हैं। उन शब्दों को हम कहते हैं उपसर्ग, उसे हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। शब्दांश होने के कारण इनका स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं माना जाता, क्योंकि ये शब्दांश होते हैं। जैसे ये वार, मैंने आपको जो 4 लाइन सुनाई उसमें वार, वार का अर्थ है प्रहार या हमला, ठीक है। लेकिन उसमें जो हमने शब्दांश ऐड किए, परी, परी, बड़ी परी जो है उसका अर्थ है परी, एंजल, लेकिन जो छोटी परी है परी, उसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है। उस परी का अर्थ तभी उसको मिलता है जब वो वार के साथ में जुड़ती है। तो इस तरह से जो शब्दांश हैं जो उपसर्ग से हम अलग करेंगे तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। उन शब्दांशों का अर्थ तभी बनता है जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ती हैं। तो ऐसे ही शब्दांशों को हम कहते हैं उपसर्ग। उदाहरण, यहाँ पर एक उदाहरण है आपके सामने, जैसे हार। हार ये एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय यानी हारना, ठीक है। हार का अर्थ हम सबको पता है, पराजय या हारना। लेकिन अगर इसके आगे या इस शब्द से पहले आ लगा दिया जाए, आ शब्द लगने से ये पूरा का पूरा शब्द ही नया बन जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। हार से पहले हमने लगा दिया आ, तो ये क्या बन गया, आहार। और आहार का अर्थ क्या होता है, भोजन यानी खाना, ठीक है। तो हमारा शब्द क्या था, हार। जब ये हार के रूप में था तो इसका अर्थ था हारना या पराजय, पर जब इसके पहले हमने आ ये उपसर्ग लगाया तो इसका अर्थ बन गया आहार यानी कि भोजन। अब दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझेंगे तो उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में यानी मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी जो शब्द आपके सामने दिया है, जब हम उसमें कोई दूसरा शब्दांश उस शब्द से पहले जोड़ते हैं, शब्द शुरू होने से पहले ही उस शब्दांश को जब हम जोड़ते हैं और उस शब्दांश की वजह से उस शब्द का जो मूल रूप है उसका या तो पूरा का पूरा अर्थ बदल जाए या उस शब्द को नई विशेषता मिले, तो इन शब्दांशों को हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार, इनमें क्रमशः प्र, अभि, वि और उप उपसर्ग है, ठीक है। इन शब्दों से अगर आप उपसर्ग को अलग करोगे, कौन से शब्दों से, प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश और उपकार, इन शब्दों से अगर आप उपसर्ग को अलग करोगे तो हमें कौन से शब्दांश मिलेंगे या कौन से उपसर्ग मिलेंगे, प्र, अभि, वि और उप। अब इन चारों ही शब्दांशों को अगर आप देखोगे तो इनका अपना अलग से कोई अर्थ नहीं है। ये शब्दांश जब अपने शब्द के साथ जुड़ते हैं तभी इनका अर्थ सामने आता है, ठीक है। उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले आते हैं, यह मैंने आपको पहले ही बताया
कि उपसर्ग शब्द की शुरुआत में ही लगाए जाते हैं। जैसे अन उपसर्ग बन शब्द से पहले रख देने से शब्द बनता है अनबन। बन ये आपका मूल शब्द है। इस मूल शब्द से पहले जब हम अन इस उपसर्ग को लगाते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है अनबन। और असल में बन का अर्थ क्या है? बनना, कोई चीज बनना। और यहां पर जब हमने बन के पहले अन उपसर्ग को लगा दिया तो शब्द बन गया अनबन, जिसका अर्थ हो गया मन मुटाव, यानी मन में कोई खटास आना या झगड़ा होना, ये हो गया मन मुटाव। तो उस शब्द का अर्थ जो है वो पूरी तरह से बदल गया। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता बल्कि तेजी आती है। अब आप कहोगे कि हर बार तो शब्द नहीं बदलते, तो सही बात है। जब हम उपसर्ग लगाते हैं या शब्द से पहले जब हम कोई शब्दांश लगाते हैं तो हर बार वो ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बार उन शब्दों में सिर्फ तेजी आती है या उन्हें एक नई विशेषता प्रदान होती है, तो भी हम उन शब्दांशों को उपसर्ग ही कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार शब्द का जो अर्थ है वो बदले, शब्द को विशेषता भी मिलती है। जैसे भ्रमण, भ्रमण शब्द का अर्थ होता है घूमना, चक्कर काटना, ठीक है। और इस शब्द से पहले अगर आप परि ये उपसर्ग लगाते हो तो इसका अर्थ हो जाता है परिभ्रमण, ठीक है। अब परिभ्रमण का भी अर्थ क्या है? घूमना या चक्कर लगाना। समझ में आया? तो शब्दों का कई बार उपसर्ग लगाने के बाद भी शब्दों के अर्थ नहीं बदलते, सिर्फ उन शब्दों में तेजी आती है या उसमें एक नई विशेषता मिलती है। तो कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ भी निकलता है। तीन तरह के यहाँ पर आपके सामने उपसर्ग के विशेषताएं हो गई। पहला क्या हो गया? शब्द के पहले शब्दांश लगाने से शब्द का अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है, दूसरा अर्थ उसे प्रदान हो जाता है। दूसरा, शब्दांश लगाने से या उपसर्ग लगाने के बाद भी वो शब्द का अर्थ बदलता नहीं है, सिर्फ उसमें तेजी आती है या फिर उसे एक नई विशेषता प्रदान होती है। और तीसरा क्या है कि जब हम किसी शब्दांश के साथ किसी शब्द के साथ नया शब्दांश या उपसर्ग लगाते हैं तो उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है, यानी वो उसका अपोजिट बन जाता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि उपसर्ग कब लगाया जाता है और प्रत्यय कब लगाया जाता है। बहुत से बच्चों के डाउट होते हैं कि उपसर्ग शब्द से पहले आना चाहिए या शब्द से बाद में, प्रत्यय शब्द के पहले आना चाहिए या शब्द के बाद में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको याद रहेगा, लेकिन फिर अगली क्लास में आप भूल जाओगे। तो इसलिए मैंने आपके सामने ये उदाहरण रखा है। आपके सामने एक पिक्चर है। पिक्चर किसकी है? बैलगाड़ी की, ठीक है। अब आप बैलगाड़ी को भी देखोगे तो बैलगाड़ी में भी दो शब्द हैं या दो वस्तुएं हैं, दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक है बैल और दूसरा है गाड़ी। बैलगाड़ी को जब हम साथ में लाते हैं तब एक नई चीज की निर्मित होती है, बैलगाड़ी की, ठीक है। तो अब इस बैलगाड़ी के छोटे से उदाहरण से सिर्फ हमें इतना ध्यान में रखना है कि उपसर्ग को कब लगाया जाता है और प्रत्यय को कब लगाया जाता है। बाकी इस बैलगाड़ी का हमारे उपसर्ग और प्रत्यय से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखने के लिए दिखाया गया है कि उपसर्ग शब्द से पहले आना चाहिए या शब्द के बाद में। तो हमारी बैलगाड़ी में बैल जो होता है वो हमेशा आगे की तरफ होता है। गाड़ी की शुरुआत में ही बैल को लगाया जाता है ताकि बैल जो है वो गाड़ी को खींच सके, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि बैल जो है वो है उपसर्ग। बैल क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग भी हमेशा शब्दों से पहले लगता है।
जो भी हमारा मूल शब्द दिया होगा, उपसर्ग हमेशा उस शब्द की शुरुआत में आता है, इसलिए हमने उसको क्या माना है, बैल। ठीक है। और गाड़ी, गाड़ी जो है वो बैलगाड़ी में हमेशा पीछे की तरफ होती है, तो प्रत्यय क्या है, हमारी गाड़ी है। समझ में आया? इस उदाहरण से सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उपसर्ग कब लगता है और प्रत्यय कब लगता है। बैलगाड़ी में बैल हमेशा आगे की तरफ होता है, तो बैल हमारे लिए हो गया उपसर्ग, वो हमेशा शब्दों से पहले लगेगा, शब्दों से आगे लगेगा। और गाड़ी क्या हो गई, हमारी प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्दों के बाद में लगाया जाता है, शब्दों के अंत में प्रत्यय शब्द जोड़कर हम नए शब्द की रचना करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये उदाहरण आप याद रखोगे और आपको हमेशा याद रहेगा कि उपसर्ग शब्दों से पहले लगाना है और प्रत्यय शब्दों के बाद में। ठीक है, तो उपसर्ग की विशेषता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी शब्दांश को शब्द से पहले जब हम जोड़ते हैं तो उसे 3 प्रकार की विशेषता प्रदान होती है। अब ये 3 प्रकार की विशेषता कैसी है, ये हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग का कोई शब्द जब हम उपसर्ग का कोई शब्द जब हम किसी शब्द के साथ में जोड़ते हैं तो उस शब्द को एक नई विशेषता मिलती है, यानी उसका अर्थ भी नहीं बदलता और उसका विरुद्धार्थी शब्द भी नहीं बनता, उसका अपोजिट वर्ड भी नहीं बनता, सिर्फ वो शब्द वही रहता है, उसका अर्थ भी वही रहता है, केवल उसको नई विशेषता प्रदान होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे बल, बल का अर्थ क्या होता है, ताकत। ठीक है, इस बल के साथ जब हमने ये उपसर्ग लगाया, ये शब्दांश लगाया, तो नया शब्द क्या बना, प्रबल। लेकिन प्रबल का भी अर्थ वही है, ताकतवर या ताकत। तो यहां पर सिर्फ शब्दों की जो विशेषता है वही बदली है, उसका रूप बदला है, लेकिन अर्थ वही का वही है। तो पहला प्रकार क्या हुआ, जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा अर्थ जो है वो वही रहता है, केवल हमारे शब्दों को नई विशेषता या नया रूप मिलता है। अब दूसरा क्या है, दूसरी विशेषता, शब्द के अर्थ को उलट देना, यानी शब्द को बिल्कुल अपोजिट बना देना। जैसे हमारा शब्द है सत्य, सत्य का अर्थ होता है सच। ठीक है, लेकिन इसके पहले जब हमने इस उपसर्ग को लगाया तो वो क्या बन गया, असत्य। और असत्य का अर्थ क्या होता है, झूठ, है ना। तो इसने क्या किया, इस उपसर्ग ने यहाँ पर हमारे शब्द का जो मूल अर्थ था उसको पूरी तरह से उल्टा अर्थ प्रदान कर दिया, पूरी तरह से उसको उलट कर रख दिया। तो ये हमारे उपसर्ग की विशेषता है कि कई बार कुछ शब्दों में जब हम उपसर्ग को लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस मूल शब्द का जो मूल अर्थ है उसे पूरी तरह से बदल देते हैं, बिल्कुल उल्टा अर्थ बना देते हैं। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण अगर आप देखोगे तो पहला क्या शब्द क्या है हमारा, यश। यश का अर्थ होता है विजय या जीत, लेकिन इस शब्द के पहले जब हमने उपसर्ग लगाया अप, तो ये बन गया अपयश। और अपयश का अर्थ क्या होता है, हारना। ठीक है, तो पहले हमारे शब्द का अर्थ क्या निकल रहा था, जीत, लेकिन उपसर्ग लगाने के बाद हमारे शब्द का अर्थ क्या बन गया है, हार। तो ये क्या हो गया, विरुद्धार्थी शब्द हो गए, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हो गए। ठीक है, तो कई बार जब हमें विरुद्धार्थी शब्द लिखने होते हैं या विरुद्धार्थी शब्दों की रचना करनी होती है तो भी हम उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये हमारी हो गई 2 विशेषताएं। अब अगला होता है, अगली विशेषता है तीसरी विशेषता, कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द ही अर्थ प्रदान करता है, वो उसके आसपास ही घूमता रहता है। जैसे शुद्ध का अर्थ होता है साफ। ठीक है,
और शुद्ध में जब हम वी उपसर्ग को लगाते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है विशुद्ध, और इसका भी अर्थ यहाँ पर है साफ सुथरा। ठीक है, स्पष्ट। अगला शब्द है भ्रमण। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया। लेकिन जब इसमें हम एक उपसर्ग जोड़ देते हैं परि, अब इस परि के जुड़ने से शब्द बनता है परिभ्रमण, और इसका भी अर्थ होता है परिभ्रमण या घूमना या चक्कर काटना। ठीक है, तो इसमें जितने उपसर्ग हमने जोड़े, अब इन शब्दों को 6 शब्दों के उदाहरण आपके सामने हैं। अगर आप इन 6 शब्दों को देखोगे, शब्द क्या थे हमारे पास? बल, शासन, सत्य, यश, शुद्ध और भ्रमण। ये 6 शब्द, इनके अपने स्वयं के कुछ न कुछ अर्थ हैं। ठीक है, ये हमारे मूल शब्द, इनके अपने स्वतंत्र अर्थ हैं, लेकिन इनके सामने जो उपसर्ग हमने लगाया था, इनके साथ में जो उपसर्ग हमने जोड़ा था, वो उपसर्ग क्रमशः प्र, अनु, अ, अप, वी और परि। इन उपसर्गों का या इन शब्दांशों का अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है, इनका अलग से अपना कोई अर्थ नहीं है। जब ये शब्दों के साथ जुड़ते हैं तब ये अपना अर्थ उस शब्द के साथ जुड़कर नया अर्थ या नया रूप क्रिएट करते हैं या बनाते हैं या उसकी रचना करते हैं, सृष्टि करते हैं, जिसे हमने कहा सर्ग नाम से। सर्ग का अर्थ होता है रचना करना या सृष्टि करना। उप का मतलब समीप, किसी शब्द के समीप जाकर, पास जाकर सर्ग करना यानी सृष्टि करना, नए शब्द की रचना करना या नए शब्द को नया रूप देना, ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अब हम देखेंगे उपसर्ग के भेद। भेद यानी प्रकार। तो हमारी किताब में या जितने भी उपसर्ग से संबंधित हमारे प्रश्न हैं वो 4 भागों में बांटे जाते हैं। उसके कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है उसमें संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा अंग्रेजी के उपसर्ग, और चौथा है अरबी या फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहले हम देखेंगे। अभी हमारे 4 प्रकारों में से हमारा पहला प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, अब संस्कृत के कुल 21 उपसर्ग होते हैं। यह हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं और 1 से 2 अक्षर लंबे होते हैं। इन संस्कृत के उपसर्गों में पहले तो आपको याद रखना है कि संस्कृत के टोटल या कुल 21 उपसर्ग हैं, 21। और ये सारे उपसर्ग, चाहे वो संस्कृत के हो चाहे हिंदी के हो, वो हमेशा शब्दों से आगे ही लगेंगे, शब्दों से पहले ही होंगे। संस्कृत के उपसर्गों में 1 से 2 अक्षर होते हैं। सारे उपसर्ग जो है वो या तो 1 अक्षर के या तो 2 अक्षर के होते हैं। संधि के बाद जो नया शब्द बनता है वह मूल शब्द में कुछ न कुछ विशिष्ट जोड़ देता है। संस्कृत के ये जो उपसर्ग हैं, ये जो 21 उपसर्ग हैं, वो जब मूल शब्द से पहले लगाए जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ नया जुड़ जाता है या कुछ न कुछ उसको विशिष्टता मिलती है, उसको नया विशेष रूप प्रदान होता है। ठीक है, तो ये संस्कृत के 21 उपसर्ग जो है वो अभी हम इन उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। अब जैसे पहला आपका उपसर्ग है संस्कृत का अति। ठीक है, इन सारे उपसर्गों को, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि उपसर्गों का उनका अपना अलग कोई अर्थ नहीं होता, वो नया अर्थ बनाते हैं उन शब्दों के साथ मिलकर। मूल शब्दों के साथ, जो हमारा मूल शब्द होता है उन शब्दों के साथ या उनके समीप जब वो आते हैं, उनके साथ जब वो जुड़ते हैं तो अपना नया अर्थ या विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं। उनका अलग से अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे शब्दों का अर्थ होता है, जैसे पहला शब्द है अत्यधिक। अत्यधिक में अति ये उपसर्ग है, और अधिक
ये हमारा मूल शब्द है। ठीक है, तो अधिक का अर्थ है, अधिक का अर्थ होता है ज्यादा, लेकिन अति का अपना अलग से कोई अर्थ नहीं है। जब ये अति अधिक के साथ में जुड़ा तो इसने बनाया अत्यधिक, और अत्यधिक का मतलब हो गया बहुत ज्यादा। इसने क्या दी? अधिक शब्द को विशेषता प्रदान की, विशिष्ट रूप दिया उसे। अधिक से उसे क्या बना दिया? अत्यधिक, और अत्यधिक का अर्थ होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अति से संबंधित कौन, अति से अति उपसर्ग को जब हम शब्दों के साथ लगाते हैं तो किस प्रकार के शब्द बनते हैं? अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। ठीक है, दूसरा संस्कृत का क्या उपसर्ग है? अधि। अधि से कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? अधिकार, अधिपति, अधिनायक, अनु, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। ठीक है, अब से कौन से शब्द बनते हैं? अपयश, अपमान, अपकार। अब इस उपसर्ग को आप याद रखोगे। अप जो है वो हमेशा विरुद्ध शब्द निर्मित करता है, वो विशेषता नहीं देता, वो क्या करता है? विरुद्ध शब्द बना देता है उसको। जैसे हमने अति, अधि, अनु इन उपसर्गों को देखा, इन्होंने मूल शब्दों को एक नई विशेषता दी, लेकिन अब ये शब्द मूल शब्दों को विरुद्ध शब्द अर्थ प्रदान करता है। जैसे यश, यश का अर्थ होता है जीत, लेकिन जब इसके साथ अप जुड़ जाता है तो इस अपयश का अर्थ हो जाता है हार। तो इसने मूल शब्द को बिल्कुल अपोजिट अर्थ दे दिया, उल्टा अर्थ दे दिया। ठीक है, अगला हमारा उपसर्ग है अभि। अभि से कौन से शब्द बन सकते हैं? अभियान, अभिषेक, अभिनय और अभिमुख। अगले उपसर्ग है अव। अवगुण, अवनति, अवतार। ठीक है, और आ, अगला उपसर्ग है आ। इससे कौन से शब्द बनते हैं? आजीवन, आगमन, उत ये उपसर्ग है। उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। दुर आप हमेशा ध्यान में रखोगे, जो ऊपर का र होता है जिसको हम कहते हैं उड़ंत र। ठीक है, तो इस उड़ंत र के लिए हम र को आधा लिखते हैं, यानी र को लिखकर उसके नीचे जब हम एक छोटी सी लाइन करते हैं, हलंत करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? यानी वो र जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, वो शब्द में र के रूप में नहीं लिखा जाएगा, वो क्या हो जाता है? ऊपर वाला र बनता है, उड़ंत वाला र बनता है। तो उड़ंत वाले र में हमेशा उपसर्ग जब आप अलग करोगे, जैसे आपके सामने दे दिया गया दुर्जन शब्द, कि दुर्जन शब्द में से उपसर्ग को अलग करो, तो कई बच्चे करते हैं दू लिखते हैं और दू के ऊपर उड़ंत र लगा देते हैं। तो ये आप इस तरह से लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है? जो उड़ंत र दिया गया है उसके लिए आपको पूरा र लिखना है, दो के बगल में आपको पूरा र लिखना है, लेकिन र लिखने के बाद उसके नीचे हलंत कर देना, यानी एक छोटी सी जो लाइन रहती है वो कर देना, जिससे समझ में आता है कि ये र का प्रोनाउंसिएशन या र का उच्चारण पूरा नहीं है, वो आधा है और वो उड़ंत के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पर दुर इस शब्द से या इस उपसर्ग से कौन से शब्द तैयार होते हैं? दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा और दुराचार। ठीक है, दुस से कौन से शब्द तैयार होते हैं? दुस्साहस, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित, निवारण, निपात, नियोग, निषेध, पराजय, पराभव,
परामर्श, पराक्रम, परि, परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिणाम, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति, प्रति, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण, प्रत्येक, विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। यहां पर आप ध्यान में रखोगे सम यानी जो म को आधा दिखाया गया है, वो आधा म जो है वो बिंदु के रूप में स के ऊपर रहेगा। जब हम उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग शब्दांश के रूप में इस सम को लिखेंगे तो हम स और आधा म लिखेंगे, यानी म के नीचे हलंत। लेकिन जब हम इसे शब्दों के साथ जोड़ेंगे तो वो सम यानी स म आधा म नहीं लिखा जाएगा, बल्कि स के ऊपर बिंदु के रूप में लिखा जाएगा। जैसे आपके शब्दों में दिख रहा है, संस्कार, संगम, संतुष्ट और संभव। इन सब में स और आधा म नहीं लिखा गया है, बल्कि स के ऊपर बिंदु के रूप में इस सम को दिखाया गया है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अगला उपसर्ग है सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत के 21 उपसर्ग थे, जिसमें हमने देखा कई उपसर्ग जो है वो 2 शब्दों के थे और कुछ उपसर्ग 1 शब्दों के थे, 1 अक्षर के थे, सॉरी 2 अक्षर के थे और 1 अक्षर के थे। तो इस तरह से वो संस्कृत के उपसर्ग थे जो शब्दों के साथ जुड़ने पर उन्हें नई विशेषता या कभी कभी उनको विरुद्ध अर्थ भी प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे हमारे हिंदी के 12 उपसर्ग। हिंदी में केवल 12 प्रकार के उपसर्ग होते हैं जो हमें शब्दों के साथ जोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे पहला उपसर्ग है अ। अब जैसे संस्कृत में अब, इस उपसर्ग शब्द ने शब्दों को विरुद्ध अर्थ प्रदान किया, उसी तरह हिंदी का आ, ये उपसर्ग लगाने से ये अपने शब्दों को विरुद्ध अर्थ प्रदान करता है। जैसे हमने सत्य के साथ देखा था, सत्य में जब हमने अ लगाया था वो बन गया था असत्य। तो संस्कृत में अब ये शब्द विरुद्ध अर्थ प्रदान करता है और हिंदी के उपसर्गों में अ, ये उपसर्ग शब्दों को विरुद्ध अर्थ प्रदान करता है। तो अ से कौन से उपसर्ग बनते हैं, कौन से उपसर्ग शब्द बनते हैं? अछूता, अथाह, अटल और भी बहुत सारे। ठीक है, अन, अनमोल, अनबन, अनपढ़, कु, कुचाल, कुचैला, कुचक्र, दु, दुबला, दुलारा, दुधारू, नी, निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, औ, अवगुण, औघर, अवसर, अवसान, भर, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, सु, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल, अध, अध पका, अध कच्चा, अध मरा, अध कचरा। यहां पर आप देखो भर, भर ये उपसर्ग जो था वो शब्दों को पूरा करने के लिए यानी उनकी अधिकता दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अर्ध जो है वो शब्द को अगर आधा अर्थ प्रदान करना है, जैसे पका, पका यानी पका हुआ, लेकिन उससे मुझे आधा करना है, अध पका यानी आधा पका और आधा कच्चा। इस तरह से उसके अर्थ को उसने बदल दिया, नया अर्थ उसे प्रदान किया। ठीक है, उन, 29, 59, 69, 39। यहाँ पे उन क्या अर्थ प्रदान करता है? पूरा होने में एक कम। जैसे 29, 29 के बाद क्या होता है? 30, 30 ये पूरा एक शब्द पूरी संख्या है। एक कम यानी क्या हो गया? 29, 59, 60 से पहले आता है 59 यानी 60 में एक कम।
तो ये एक कम जो है वो दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। पर यानी दूसरा, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। पर का अर्थ होता है दूसरा, तो इसमें इसने इन शब्दों के साथ जुड़कर ये दूसरों के संबंध में काम करता है। परलोक यानी दूसरा लोक, ठीक है। बिन, बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो इस तरह से ये हिंदी के, हमारी हिंदी के सरल आसान 12 उपसर्ग थे, जो हम शब्दों में लगाकर शब्दों को नया रूप, नई विशेषता या फिर बिल्कुल विरुद्ध अर्थ प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारे सामने अंग्रेजी के उपसर्ग। अब आप बोलोगे हमारी तो हिंदी की बुक है, उसमें हिंदी के शब्द होते हैं, तो हम अंग्रेजी के उपसर्ग क्यों सीखें? तो हमारी हिंदी की बुक में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्दों को लिया गया है। एज इट इज, जैसे वो होते हैं वैसे ही हमारी हिंदी की बुक में उन शब्दों को लिया गया है। ठीक है, उन शब्दों में कोई फेरबदल या उसका जो है ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं किया गया है, उन शब्दों को वैसा ही लिया गया है। तो जब वो शब्द, अंग्रेजी के शब्द जब एज इट इज हमारी टेक्स्ट बुक में आए हैं, तो उनके उपसर्ग भी उसी तरह से लगेंगे। तो इसलिए हमारे सामने ये अंग्रेजी के 6 उपसर्ग हैं, उन शब्दों से संबंधित जो शब्द हमारी हिंदी में वैसे ही आते हैं जैसे वो इंग्लिश में प्रोनाउंस किए जाते हैं। जैसे पहला हमारा उपसर्ग है सब। ठीक है, अब ये किन शब्दों के साथ लगता है? सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, जज, कमेटी, इंस्पेक्टर, ये शब्द जो है वो इंग्लिश के ही शब्द हैं, ये हमारी हिंदी में एज इट इज लिए गए हैं, इसी अर्थ में, इसी रूप में लिए गए हैं, उसको हिंदी में अनुवाद नहीं करके लिया गया है। तो इन शब्दों के लिए भी हमें क्या लगाने पड़ेंगे? अंग्रेजी के उपसर्ग ही लगाने पड़ेंगे। तो अंग्रेजी का क्या उपसर्ग लगाएंगे इनके साथ में? सब, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, अगला क्या है? डिप्टी। अंग्रेजी का अगला उपसर्ग है डिप्टी। अब ये किन शब्दों के साथ लगता है? डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, वाइस, वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये शब्द जो है ये ऐसे ही हमारी हिंदी की बुक में आए हुए हैं। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। ठीक है, तो इस तरह से अंग्रेजी के जो शब्द अंग्रेजी में ही हमारी बुक में आए हैं, सिर्फ उनको स्पेलिंग की जगह हिंदी के अक्षरों में लिखा जाता है, लेकिन बोलते वही हैं। ठीक है, तो इन शब्दों के लिए हमें अंग्रेजी के उपसर्ग की ही जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हमने अंग्रेजी के कौन से 6 उपसर्ग लिए हैं? सब, डिप्टी, वॉइस, जनरल, चीफ और हेड। इस तरह के ये अंग्रेजी के 6 उपसर्ग हैं जो हमने हमारी हिंदी में लिए हैं। अब हमारे पास आते हैं अरबी और फारसी के उपसर्ग। ठीक है, अब ये अरबी और फारसी के उपसर्गों की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो आप जानते हो कि हमारे जो देश है उसमें बहुत से बाहर के लोग भी आए, उन्होंने अपनी छाप हम पर छोड़ी, हमें नए शब्द, नई भाषा दी। ठीक है, तो जब हम उन भाषाओं को या उन शब्दों को अपनी किताब में लेते हैं, अपनी भाषा में शामिल करते हैं, तो उन शब्दों के उपसर्गों को भी हमें शामिल करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने पिछली बार जब आपको कविता पढ़ाई थी गुलजार साहब, तो गुलजार साहब की कविताओं में मैंने आपको बताया था, उन्होंने नई कविता की विधा में अपनी कविताएं लिखी। नई कविता क्या है ये भी मैंने आपको समझाया था। नई कविता, कविता का वो रूप है जिसमें हम पुरानी संस्कृत के शब्दों को केवल इस्तेमाल ना करके
हमारे चलन में, हमारे रोज की बोली भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, उन आसान से आसान शब्दों को लेकर वो कविता लिखी जाती है, चाहे वो किसी भी भाषा के शब्द हो। उसमें गुलजार साहब ने उर्दू के भी शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इस तरह से कवि को अपनी भावनाएं रखने के लिए जो सरल शब्द हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से संबंधित हो, जिन लोगों तक उसे अपनी भावना पहुंचानी है, उस तरह की भाषा या शब्दों का इस्तेमाल करके कवि वो नई कविता का लेखन करता है। तो उसमें आपको अरबी, फारसी, उर्दू इन तरह के शब्द मिल जाएंगे। तो उस तरह के जब हमें शब्द मिलेंगे, तो उन शब्दों को बनाने के लिए या नया रूप देने के लिए अरबी, फारसी के उपसर्ग भी हमें लेने पड़ेंगे। तो उस तरह के अरबी, फारसी के हमारे पास 12 उपसर्ग हैं। कुल 12 प्रकार के उपसर्ग हैं। वो कौन कौन से उपसर्ग हैं? जैसे पहला है कम। ठीक है, अब अरबी, फारसी के जब आप उपसर्ग देखोगे तो इसमें कुछ कुछ उपसर्ग शब्द ऐसे हैं जिन्हें अपना अलग अर्थ भी होता है। जैसे कम का अर्थ होता है किसी चीज में कमी। ठीक है, जैसे पहला शब्द है कमजोर। कमजोर में से अगर आप कम को अलग करो तो शब्द बचता है जोर। जोर का अर्थ होता है जोर से। ठीक है, लेकिन जब इसमें मैंने कम लगा दिया, यानी इसमें क्या हो गई? कमी आ गई। ये क्या बन गया? कमजोर हो गया। ये जोर से कमजोर हो गया। समझ में आया? तो इसी तरह से कमबख्त, कम अक्ल। ठीक है, खुश, खुश का अर्थ होता है खुश रहना। तो यहाँ पर हम कौन से शब्दों के साथ इसे जोड़कर बनाते हैं? नया शब्द बनाते हैं खुश नसीब। खुश नसीब, नसीब के साथ हमने क्या लगा दिया? खुश। नसीब यानी हमारा नसीब, ठीक है, हमारी किस्मत। लेकिन जब हमने इसके सामने खुश लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया? अच्छा किस्मत, हमेशा खुश नसीबी, हमेशा अच्छी किस्मत। ठीक है, तो क्या बन गया ये? खुश नसीब। खुश खबरी। ठीक है, खबर, खबर जो है वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। खबर सुनकर हमें दुख भी हो सकता है, हमें खुशी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर खुश लगाने के बाद हमें हमेशा कंफर्म रहेगा कि ये खबर कैसी है? खुश खबर है। इसको सुनकर हमें खुशी ही होने वाली है। तो ये शब्द जो है, ये कम जो है, कम कम उपसर्ग जो है वो शब्दों को थोड़ा नेगेटिविटी देता है। लेकिन खुश, ये शब्दों को क्या करता है? हमेशा पॉजिटिविटी ही देता है। खुश नसीब, खुश खबरी, खुशहाल, खुशबू। ठीक है, गैर, यहाँ पे गैर का मतलब हो गया जो प्रेजेंट नहीं हो या किसी दायरे से बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। ठीक है, ना, जैसे हमने संस्कृत और हिंदी में, संस्कृत में अप और हिंदी में अ, ये उपसर्ग देखे थे जिसे लगाने के बाद शब्दों को उल्टा अर्थ मिलता है या शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द बनता है। उसी तरह अरबी, फारसी में ना, इस शब्द को लगाने से शब्दों को अपोजिट अर्थ मिलता है, विरुद्ध अर्थ मिलता है। जैसे ना से बनता है ना पसंद, पसंद है, लेकिन इसके पहले ना लगा दिया तो ना पसंद, उल्टा अर्थ हो गया। ना समझ, नाराज, नालायक। ठीक है, बनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका, बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, बेईमान, बेइज्जत, बेचारा, बेवकूफ। लापरवाह, लाचार, लावारिस, लाजवाब। सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। ठीक है,
तो ये हमारे अरबी फारसी के 12 प्रकार के उपसर्ग थे। तो कुल 4 प्रकार के उपसर्ग हमने देखे। संस्कृत के 21 प्रकार के उपसर्ग हैं। सबसे ज्यादा उपसर्ग हमारे पास संस्कृत के ही हैं, क्योंकि संस्कृत जो है वो हमारी सभी भाषाओं का मूल उद्गम है। संस्कृत से ही ज्यादातर भाषाओं का जन्म हुआ है, इसलिए हमारे पास संस्कृत के सबसे अधिक उपसर्ग हैं। तो संस्कृत के हमारे पास कुल 21 उपसर्ग हैं, यानी 21। हिंदी के हमारे पास 12 उपसर्ग हैं। इंग्लिश के हमारे पास 6 उपसर्ग हैं, क्योंकि इंग्लिश के हम कम शब्द हैं जो एज इट इज अपनी हिंदी की नोटबुक में लाते हैं, तो उन कम शब्दों के लिए हमारे पास उपसर्ग भी कम है। और अरबी फारसी के भी हमारे पास 12 उपसर्ग हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के ये उपसर्ग 4 भाषाओं से संबंधित हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए कुछ प्रश्न मैंने रखे हैं। जिस तरह के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे आपकी कृति पत्रिका में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न आपको 2 तरीके से आते हैं। पहला, उचित उपसर्ग चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। यानी आपको मूल शब्द दिया गया होगा और आपको कहा जाएगा कि शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर इसको नया रूप दीजिए। जैसे पहला शब्द है वार, ये आपका मूल शब्द है। इसके पहले मुझे उपसर्ग लगाना है। ठीक है, तो मैं क्या लगा सकती हूँ? परि। परि उपसर्ग मैंने लगाया तो क्या बन गया? परिवार। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं। दूसरा शब्द क्या है? श्वास। श्वास यानी हमारी सांस लेना। इसके पहले मुझे कुछ उपसर्ग लगाना है और इसको नया रूप प्रदान करना है। तो पहले वाले डैश में आप क्या लिखोगे? आपका उपसर्ग। जैसे मैंने अपना उपसर्ग लिखा वी, पहले वाले डैश में मैंने लिखा वी। अब वी धन श्वास क्या बन गया? विश्वास। ये मेरा नया शब्द बन गया। यहाँ पे श्वास का अर्थ किसमें बदल गया? विश्वास में, यानी भरोसे में। समझ में आया? तो इस तरह से ये 8 प्रश्न आपके सामने हैं। आप अपने मोबाइल पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करो। जब आप खुद से इसे हल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप उपसर्ग को कितनी अच्छी तरह से समझ पाए हो, या आपको कौन से प्रश्न मुझे पूछने हैं, तो आप डिसाइड कर पाओगे। तो आप इस क्वेश्चन का अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लो और इसे खुद से हल करोगे। इन 8 में से 2 मैंने आपको समझा दिए। परिवार, परि के पहले क्या उपसर्ग लगेगा? परि, और शब्द मिलकर क्या बन जाएगा? परिवार। श्वास, श्वास के पहले क्या उपसर्ग लगेगा? वी के साथ ये शब्द मिलकर क्या बन जाएगा? विश्वास। ठीक है, तो बाकी के 6 अब आपको खुद करना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का और उसके बाद में हल करो। कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेसन जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जब भी होगा, आप अपने चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन मुझे डाल दोगे तो मैं आपको फिर उसके बाद उसका आंसर दूंगी। ठीक है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हमारा दूसरा प्रकार का प्रश्न है। मैंने आपको बताया कृति पत्रिका में हमारी उपसर्ग से संबंधित 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, जो इसके पहले मैंने दिखाया कि आपको मूल शब्द दिए होंगे, मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर नया शब्द खुद ही बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दूसरे प्रकार का प्रश्न है जिसमें आपको शब्द दिए हुए हैं, उपसर्ग लगे हुए, उपसर्ग के साथ लगे हुए शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों में से आपको उपसर्ग को अलग करना है। समझ में आया? जैसे पहला प्रश्न है उपवन। ठीक है, उपवन, उपवन में से मुझे उपसर्ग को अलग करना है। तो उपवन में मेरा उपसर्ग क्या है? उप। उप ये उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? वन। वन का अर्थ होता है जंगल। उप, जब हमने इसके साथ उपसर्ग लगा दिया तो उसका अर्थ बन गया फूलों का जंगल, यानी फूलों का बगीचा। ठीक है, उपवन। तो इसने क्या किया? वन को एक नई विशेषता, नया अर्थ प्रदान कर दिया।
तो यहाँ पर इन शब्दों में से आपको उपसर्ग को अलग करना है। जैसे दूसरा उदाहरण आप देखोगे, दुर्बल। दुर्बल में मूल शब्द क्या है हमारा? बल। तो बाकी का क्या बचा? दुर। ये हमारा उपसर्ग है। अब दुर को आप लिखोगे कैसे? मैंने आपको समझाया था। उड़ंत वाला जो र है वो दू के ऊपर उड़ंत नहीं रहेगा, बल्कि दू के बगल में रा लिखकर उसके नीचे हलंत यानी एक टाई खींचोगे आप तो वो रहेगा दुर। समझ में आया? तो दूसरे वाले शब्द में हमारा उपसर्ग क्या लगा हुआ है? दुर। पहले शब्द में उप। तो इस तरह से आपको बाकी के 6 शब्दों से भी उपसर्ग को अलग करना है और आपके मूल शब्द को अलग करना है। तो पेपर में आपको इस तरह 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, शब्द दिए जाएंगे और कहा जाएगा इसमें उपसर्ग लगाओ, और दूसरा ये प्रश्न है जिसमें शब्द आपको दिए हुए होंगे और कहा जाएगा कि इन शब्दों में से उपसर्ग को अलग करो या छांट कर लिखो। तो जो दिए गए शब्द हैं उन्हीं में से आपको उपसर्ग अलग करना है। नए उपसर्ग नहीं सोचना है कि इन शब्दों में मैं क्या उपसर्ग लगाऊं। इस तरह के प्रश्न में आपको उपसर्ग को छांटना है, अलग करना है। इन शॉर्ट, शब्द को आपको 2 भागों में बांटना है। एक आपका मूल शब्द आ जाएगा और दूसरा आपका उपसर्ग शब्द आ जाएगा। ठीक है? तो आज हमने देखा उपसर्ग। उपसर्ग को याद रखने के लिए मैंने आपको बैलगाड़ी का चित्र दिखाया था। बैलगाड़ी में जिस तरह से बैल हमेशा आगे की तरह होता है, उसी तरह से उपसर्ग शब्द भी शब्दों में हमेशा आगे की तरफ लगाया जाता है। उसे आप याद रखोगे कि बैलगाड़ी में बैल जैसे आगे होता है, उपसर्ग भी आगे की तरफ लगाया जाता है। गाड़ी जैसे पीछे की तरफ होती है, प्रत्यय भी पीछे की तरफ लगाया जाता है, यानी शब्द के बाद में। ये आप हमेशा याद रखोगे। दूसरी चीज, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, ये दोनों ही प्रश्न मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। शब्दों को अलग करना, शब्द को जोड़ना, दोनों ही तरह से आपके सामने प्रश्न आएंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग, आज हमने सिर्फ उपसर्ग का टॉपिक कवर किया। अगले क्लास में मैं आपके सामने प्रत्यय लेकर आऊंगी। प्रत्यय के प्रकार, उसके कुछ उदाहरण जो भी हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। तो आज की क्लास में हमने सीखा उपसर्ग। उपसर्ग लगाने से शब्दों पर किस प्रकार के परिणाम होते हैं और उपसर्ग के प्रश्न आपको किस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आपको उपसर्ग अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन शब्दों को हल करने का प्रयास करोगे, क्योंकि जब तक आप खुद से हल नहीं करोगे, मेरे समझाने से कुछ भी नहीं होगा। जब आप हल करना शुरू करोगे तब आपको आंसर्स अपने आप मिलने लगेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अगली क्लास में मैं फिर से आपसे मिलूंगी नए ग्रामर के साथ, प्रत्यय के साथ। ठीक है?